वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो कुछ स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और कुछ इस वर्ष पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, यदि पत्थर के किसी टुकड़े को मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए पृथ्वी तक पहुँचने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो मकान की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर इस प्रकार से ये कोई मकान है जिसके ऊपर से यह पत्थर फेंका गया है और उसे नीचे पहुँचने में, यानी मकान की छत से उसे नीचे पहुँचने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो मकान की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर हम मकान की ऊंचाई h मान लेंगे। जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से ऊपर से फेंका जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग हम मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, जिसे हमने u से यहाँ पर दर्शाया है। तो प्रारंभिक वेग u बराबर यहाँ पर 0 मान लेते हैं और समय यहाँ पर दिया गया है t बराबर 4 सेकंड, जैसे कि प्रश्न में पहले ही दिया गया है कि t बराबर 4 सेकंड, यानी समय बराबर 4 सेकंड है। मानव वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो गति के समीकरण के अनुसार s बराबर होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, जहाँ पर s बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है और वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी है वह मकान की ऊंचाई है। तो यहाँ पर हम s बराबर h मान लेते हैं। और जैसा कि पहले ही दिया गया है कि u बराबर प्रारंभिक वेग, जिसका मान यहाँ पर 0 है, और t बराबर 4 सेकंड पहले ही दिया गया है। a बराबर यहाँ पर हो जाएगा मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण, तो इस प्रकार से a बराबर यहाँ पर हो जाएगा g। और जैसा कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, तो हम दिए गए सभी मानों को यहाँ पर सूत्र में रख देंगे। तो यहाँ पर h बराबर हो जाएगा 0 प्लस 1/2 गुना g गुना टी स्क्वायर, जैसे कि पहले ही सूत्र में दिया गया है a बराबर g और s बराबर h दिया गया है। तो हम यहाँ पर इनका मान रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर हल करने के बाद h बराबर g/2 हो जाएगा। और जब हम g का मान और t का मान रखेंगे तो यहाँ पर h बराबर हो जाएगा, यहाँ पर g का मान 9.8 रखा गया है और t का मान यहाँ पर हो जाएगा 4 स्क्वायर, यानी t स्क्वायर का मान यहाँ पर हो जाएगा 4 स्क्वायर और बटे 2। अब हम इसे हल कर लेंगे। तो हल करने के बाद यहाँ पर 9.8 गुना 16, 4 का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया गया है 16। तो इसे हल करने के बाद यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 78.4 मीटर। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मीनार की चोटी से पत्थर के टुकड़े को गिराया गया, 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल होगी, यानी 100 मीटर के बाद पत्थर की चाल क्या होगी। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से हल करेंगे। माना यह एक मीनार है, इसका प्रारंभिक वेग u बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0 और इसकी जो ऊंचाई है वो यहाँ पर h बराबर दी गई है 100 मीटर। तो जैसे कि प्रश्न को पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि इसमें गति के तृतीय नियम का प्रयोग हुआ है। तो गति के तृतीय नियम के अनुसार v बराबर u² प्लस 2gh होता है। तो इस प्रश्न को इस सूत्र की सहायता से हम हल करेंगे। तो यहाँ पर v बराबर हो जाएगा इसकी चाल, u बराबर हो जाएगा यहाँ पर प्रारंभिक वेग, g बराबर हो जाएगा 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, g का मान होता है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर और h यहाँ पर पहले ही दिया गया है 100 मीटर। तो इन सभी मानों को हम इस सूत्र में रख देंगे। यहाँ पर v² हो जाएगा 0 प्लस 2 गुना 9.8 गुना 100 और जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200 गुना 9.8। यहाँ पर मैंने 100 की यहाँ पर 2 में गुना करी है, जिसके बाद यहाँ पर 200 आया है और इसमें 0 जोड़ेंगे तो भी 200 यहाँ पर रहेगा। और जब हम यहाँ पर 200 की 9.8 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1960, जो कि आपका v बराबर 1960 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसे v² बराबर 1960 को यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ से ये v² हट जाएगा और ये है 1960 अंडर रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पर v² बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1960 है।
इसके बाद जब हम 1960 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर v बराबर हो जाएगा 44.27 मीटर प्रति सेकंड। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक भार पृथ्वी पर 124 किलोग्राम हो तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। यदि आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको उसे 1/6 से गुना कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 124 दिया गया है तो इसे हम यहाँ पर 124 से गुना कर देंगे। तो 124 गुना 1/6 यहाँ पर हम कर देंगे। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 20.6 किलोग्राम। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 100 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन के अनुसार ही इस क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का भार हो जाएगा 100 गुना 1/6। इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16.66 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी 5, 7, 9, 11, 13 का माध्य होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि माध्य बराबर होता है सिग्मा x/n, या हम इसे आसान भाषा में कह सकते हैं संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यानी उन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और जितनी भी वे संख्या होगी उन्हें गिनकर उसके बटे में लिखकर भाग कर देंगे। तो इन संख्याओं का माध्य हो जाएगा यहाँ पर 5 + 7 + 9 + 11 + 13/5। ये 5 संख्या है तो हम बटे में 5 लिख देंगे। इसके बाद जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45/5 और 45 को 5 से जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। इसका माध्य हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका यानी मीडियन ज्ञात करें। तो मीडियन का जो माध्यिका होती है तो माध्यिका का एक सूत्र होता है n+1/2वां पद। तो इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। n बराबर हो जाएगा यहाँ पर जितने भी पद दिए गए हैं उनको हम गिनती करके लिख लेंगे। जितने भी पद होंगे उनकी यहाँ पर संख्या को n कहा जाता है। तो यहाँ पर ये संख्याएं दी गई है तो हम इन संख्याओं को गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये संख्या 6 दी गई है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6 + 1/2। 6 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 7/2 और 7 को जब हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5। तो हम 3.5वां पद जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम गिन लेते हैं 1, 2, 3 और यहाँ पर 3.5 दिया गया है तो 9 के बाद आधा हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9.5। तो 3.5वां पद हो जाएगा यहाँ पर 9.5 जो कि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नांकित तालिका में बहुलक बताइए। तो बहुलक ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। जिस संख्या की भी सबसे ज़्यादा बार पुनरावृत्ति होती है वही उसका बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर 5 की सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है तो यही इसका बहुलक हो जाएगा। यहाँ पर 5 को हम गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4। 5 4 बार आया है जो कि सभी संख्याओं से अधिक है। किसी भी संख्या की इतनी बार पुनरावृत्ति नहीं हुई है तो यही इसका बहुलक हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुलक से ही संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्याएं यहाँ पर दी गई है तो हमें इनमें बहुलक बताना है कि बहुलक कौन सा है। तो यहाँ पर हम उस संख्या को यहाँ पर देख लेते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा बार पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ पर 5 ऐसी संख्या है जिसकी सबसे ज़्यादा बार पुनरावृत्ति हुई है। 5 की यहाँ पर 3 बार पुनरावृत्ति हुई है जो कि सभी संख्याओं से अधिक बार है। तो इसका बहुलक हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि z बराबर 18 एवं x बार बराबर 22.5 तो माध्यिका है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए एक बात का जानना जरूरी होता है कि यहाँ पर z दिया गया है और यहाँ पर x बार दिया गया है। हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि इन्हें किससे प्रदर्शित किया जाता है। बहुलक को हम z से दर्शाते हैं जो कि यहाँ पर 18 दिया गया है और माध्य जिसे हम x बार से प्रदर्शित करते हैं इसका मान यहाँ पर दिया गया है 22.5 और यहाँ पर माध्यिका हमसे पूछी गई है
तो माध्यिका को हम यहाँ पर y से दर्शा देंगे। तो यहाँ पर हमें y बराबर ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो यहाँ पर हो जाएगा z बराबर 3y माइनस 2x बार। तो इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हम z का मान z में रख देंगे और x बार का मान यहाँ पर हम x बार में रख देंगे, यानी बहुलक का मान यहाँ पर हम रख देंगे और माध्य का मान रख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 18 बराबर हो जाएगा 3y माइनस 2 गुना 22.5। इसके बाद यहाँ पर 18 बराबर 3y माइनस 45 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 2 की गुना 22.5 में कर दिए, जिसके बाद यहाँ पर 45 आए हैं। इसके बाद जब 45 को हम 18 के पास लाएंगे तो यहाँ पर ये 45 माइनस में है, तो यह यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस 45 बराबर 3y। इसके बाद जब हम 45 में 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 63 बराबर 3y। और जब हम यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 को 63 के पास भेजना होगा। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर y की गुना में है, तो यह 63 के बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 63 बटे 3 बराबर y। और जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर y का मान जो निकल कर आएगा वह आएगा 21, जो कि माध्यिका है। यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंक गणितीय माध्य 12 है और अवलोकनों की संख्या 20 है, तो सभी मानों का योग क्या है। तो जैसे कि इस प्रश्न में समांतर माध्य पहले ही दिया गया है और कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर पहले ही दिया गया है कि कुल संख्याएं कितनी हैं। तो हमें यहाँ पर संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, और समांतर माध्य यहाँ पर पहले ही 12 दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 बराबर संख्याओं का योग बटे 20, जो कि कुल संख्याएं 20 दिए गए हैं यहाँ पर। तो हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर 12 की गुना यहाँ पर 20 में कर देंगे, तो यहाँ पर संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा संख्याओं का योग बराबर 12 गुना 20 बराबर 240। यहाँ पर 240 आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि माध्य 11 है और माध्यिका 13 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैं पहले भी एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपको करवा चुका हूँ कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो हम इस सूत्र की सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुलक बराबर 3 गुना 13 माइनस 2 गुना 11। जैसे कि पहले ही दिया गया है कि माध्य बराबर 11 है और माध्यिका बराबर 13 है, तो हम यहाँ पर माध्य के स्थान पर माध्य का मान रख देंगे और माध्यिका के स्थान पर माध्यिका का मान यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर बहुलक बराबर हो जाएगा 39 माइनस 22। यहाँ पर हमने 13 की 3 में गुना की है, तो यहाँ पर हो जाएगा 39 और माइनस 2 गुना 11 हो जाएगा यहाँ पर 22। इसलिए यहाँ पर बहुलक बराबर हो जाएगा 39 माइनस 22। जब हम 39 में से 22 घटा देंगे तो यहाँ पर बहुलक बराबर हो जाएगा 17। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी आंकड़े जो है वे आरोही क्रम में नहीं दिए गए हैं यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। तो यहाँ पर हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब हम इसकी माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है n+1 बटे 2वां पद। तो यहाँ पर जो n होता है वह सभी संख्याएं लिखी जाती है, कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 5 संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पर n की जगह 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 1 बटे 2, और यहाँ पर 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 बटे 2, और 6 को जब हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो हमें तीसरा पद ज्ञात करना है कि तीसरा पद कौन सा है, वही इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरा पद यहाँ पर 9 है, तो इसकी माध्यिका भी यहाँ पर 9 ही हो जाएगी। तो यहाँ पर 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का माध्य विचलन क्या है। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनका हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो आइए हम इस सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो विचलन माध्य ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है जो कि होता है विचलन माध्य बराबर सिग्मा। यहाँ पर मोड में दिया जाता है x माइनस x बार और बटे में n।
तो विचलन माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें समांतर माध्य ज्ञात करना होता है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने पहले भी आपको एक सूत्र बताया था, सिग्मा x बटे n, यानी सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। तो मैंने यहाँ पर इन सभी संख्याओं का योग पहले ही निकाल रखा है, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। सभी संख्याओं का योग यहाँ पर 810 आया है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। मैंने इन सभी संख्याओं को जोड़ लिया है। इन सभी संख्याओं का योग यहाँ पर आया है 810, और यहाँ पर सभी संख्याएं गिनती करने पर आई है 10। सभी संख्या यहाँ पर 10 दी गई है। तो माध्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा 810 बटे 10, और जब हम 10 को 810 से भाग करेंगे तो यहाँ पर माध्य बराबर हो जाएगा 81। अब जो भी माध्य यहाँ पर आया है उसे हमें इस प्रकार से सभी संख्याओं में से घटाते जाना है। जैसे कि यहाँ पर 71 दिया गया है, तो हमें इसमें से माध्य घटा देना है, जो कि माध्य 81 आया था। तो यहाँ पर 71 में से हम 81 को घटा देंगे, और हमें इसे मोड़ के साइन के अंदर रखना है, जिससे माइनस का चिन्ह बाहर ना आए। तो हमें सभी को इस प्रकार से घटा देना है। यहाँ पर 71 में से हमने 81 घटाया, जिससे यहाँ पर 10 बचा है। इसके बाद यहाँ पर 75 में से 81 हमने घटा दिया है यहाँ पर, तो ये बच गया 6 यहाँ पर। इस प्रकार से हमने सभी संख्याओं को यहाँ पर घटा दिया है, और इसके बाद आपको यहाँ पर इन सभी संख्याओं को जोड़ देना है। मैंने यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ दिया है, तो यहाँ पर 56 आ गया है। अब हमें x माइनस एक्स बार का मान मिल जाएगा यहाँ पर 56। तो जैसे कि मैंने आपको एक सूत्र बताया था, विचलन माध्य होता है सिग्मा मोड़ के अंदर x माइनस एक्स बार बटे n। तो यहाँ पर विचलन माध्य बराबर हो जाएगा 56 बटे 10। जैसे कि हमारा यहाँ पर x माइनस एक्स बार का पहले ही मान आ चुका है 56, तो हमें यहाँ पर इसकी जगह पर 56 रख देना है। तो मैंने यहाँ पर 56 को रख दिया है। इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं हमें उसे बटे में लिख देना है। यहाँ पर 10 संख्याएं थी, तो मैंने इसे बटे में लिख दिया है। तो 56 को जब हम 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5.6, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। विचलन माध्य यहाँ पर हो जाएगा 5.6। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन क्या होगा। तो यहाँ पर ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, हमें इनका मानक विचलन ज्ञात करना है। मानक विचलन ज्ञात करते समय सबसे पहले संख्याओं का समांतर माध्य या माध्य निकाला जाता है। मानक विचलन को परमाप विचलन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन संख्याओं का माध्य ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि पहले ही मैं माध्य निकालना बता चुका हूँ आपको, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर मैंने सभी आंकड़ों को जोड़ लिया है, और उसके बाद जितनी भी आंकड़ों की संख्या है उससे इन आंकड़ों को भाग दे दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने सभी आंकड़ों को जोड़ लिया है, तो इनका जोड़ यहाँ पर आ जाएगा 510, और जितने भी आंकड़े हैं आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं 10, तो मैंने इन्हें 10 से यहाँ पर भाग दे दिया है। जिसके बाद यहाँ पर माध्य बराबर हो जाएगा 51। यहाँ पर समांतर माध्य इनका आ जाएगा 51। इसके बाद मानक विचलन ज्ञात करते समय जो भी माध्य आया है उसे हमें सभी संख्याओं में से घटाते जाना है और उनका होल स्क्वायर करते जाना है। जैसे कि यहाँ पर पहली संख्या दी गई है 41, तो हमें 41 में से 51 को घटाना है सबसे पहले, और उसके बाद इसे होल स्क्वायर कर देना है। जैसा कि 41 माइनस 51 और इसका होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर हमें आगे लिखना है 44, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट संख्या है 44। तो हमें 44 में से 51 भी इस प्रकार से ही घटा देना है। तो यहाँ पर मैंने इस सवाल को हल किया है, 41 माइनस 51 स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पर प्लस में 44 संख्या है, तो हमें 44 में से भी 51 को घटा देना है और इसे होल स्क्वायर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट संख्या है 50, तो 50 में से हम 51 घटा देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से मैंने सभी संख्याओं को यहाँ पर लिख लिया है। और आपको इसे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे अंडर रूट में लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। और जितनी भी संख्याएँ हैं, जैसे कि वहाँ पर कुल संख्या दी गई थी 10, तो इसे 10 से हमें भाग देना है। तो इस प्रकार से आपको सभी संख्याओं को लिख लेना है। इसके बाद जो भी आएगा 41 में से यहाँ पर मैंने 51 को घटाया, तो मैंने यहाँ पर 10 लिख लिया है और इसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो -10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही आपको सभी संख्याओं को घटा लेना है और यहाँ पर हल कर लेना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर हल कर लिया है, आप भी हल करके इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर बटे में 10 ऐसे ही रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सभी संख्याओं को वर्ग करके लिख दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर 10 स्क्वायर था, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 7 का स्क्वायर यहाँ पर 49 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 लिखा गया है, और -6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 है, और 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 लिखा गया है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर यहाँ पर 81 हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से सभी का स्क्वायर कर लेना है।
इसके बाद यहाँ पर बटे में 10 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद जितनी भी ये संख्या यहाँ पर दी गई है सभी को अंडर रूट में अंदर ही हमें जोड़ लेना है। मैंने यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ लिया है। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आया है 356। आप इनका योग करके देख सकते हैं, जो भी यहाँ पर संख्या दी गई है इन्हें जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 356 आ चुका है और बटे में यह 10 ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर अंडर रूट ऐसे ही लगा रहेगा। अब हमें इसे भाग दे देना है। तो जब हम 356 को 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर 35.6 हो जाएगा, जो कि अंडर रूट में रहेगा। अब हमें 35.6 का वर्गमूल निकालना है कि वर्गमूल क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर इसे हल कर लिया है, आप भी हल कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5.96। 5.96 इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन से आपके सिलेबस में है, मैंने सभी वे हल करके आपको दिखा दिए हैं। आप इन्हें नोट करके रख सकते हैं और इन्हें आप हल कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।